प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हरदीप सिंह कत्ल। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत पर मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया। कनाडा में रॉ का सरबराह मुल्क बदर। भारत ने भी कैनेडियन सीनियर सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर। अमरीका बरतानिया का मामले पर तशवीश का इजहार। भारत ने कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप कत्ल कैनेडियन खुदमुख्तारी पर हमला करार दे दिया। हरदीप कत्ल के दोनों मालिक के लिए क्या नताइज निकलेंगे, खालिस्तान तहरीक से भारत क्यों खौफजदा है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा को मुल्की माशी तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। नून लीग नए बयानिए के साथ सियासी मैदान में उतरने को तैयार। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुहिम तेज। नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में साबिक आर्मी चीफ, ISI चीफ समेत 2 साबिक चीफ जस्टिस को निशाने पर रख लिया। दूसरी जानिब बिलावल का नून लीग पर बड़ा इल्जाम, लेवल प्लेइंग फील्ड का दोबारा मुतालिबा। इलेक्शन तारीख सिर्फ इलेक्शन कमीशन का मैंडेट करार। क्या PP नून लीग इलेक्शन से कबल नूरा कुश्ती खेल रहे हैं? इसके अलावा बात करेंगे PIA के बाद स्टील मिल्स तबाही के दहाने। खसारा 200 अरब से बढ़ गया। तनख्वाहों के लिए 1 अरब 24 करोड़ मांग लिए। कौमी इदारों को मिसमैनेजमेंट ने तबाह कर दिया। कौमी खजाना मुसलसल खसारे का शिकार। इदारों का मजीद बोझ उठाने से कासिर क्यों है? प्राइवेट सेक्टर कामयाब जबकि सरकारी इदारे खसारे में क्यों है? ये तमाम टॉपिक्स आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, एक बड़ा आलमी तनाज़ा सामने आया है भारत और कनाडा के दरमियान, और एक थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड भी है अगर आप इस एंगल से देखें कि जिस तरह से कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया है भारत के ऊपर और डायरेक्टली उन्होंने कहा है कि ये जो कत्ल हुआ है हरदीप सिंह का, इसमें भारत मुलव्विस है और फिर एक्शन भी लिया है उसके ऊपर। इसकी डिटेल्स बताइएगा। देखें, मेरे ख्याल में ये काफ़ी गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है, क्योंकि कनाडा की हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद करना कि उनके एक शहरी जो कि सिख एक्टिविस्ट थे, हरदीप सिंह निजर, उनका जून में कत्ल हुआ था। और उस कत्ल में उन्होंने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है मुलव्विस है। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये बयान ना सिर्फ दिया है बल्कि पार्लियामेंट के अंदर दिया है। और आपको पता है कि कनाडा में ऑब्वियसली एक जमहूरियत है और वहां पर इस तरह का अहम बयान पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर देना, इसका मतलब है कि उनके पास क्रेडिबल एविडेंस है। और विदाउट क्रेडिबल एविडेंस आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह का इकदाम करते। और ये इस एतबार से आई थिंक सिग्निफिकेंट है कि क्योंकि कनाडा ने बाकायदा तौर पर अब ये इल्ज़ाम आयद किया है। कनाडा आपको पता है कि वो नेटो का मेंबर भी है। अमेरिका उसे अपना छोटा भाई समझता है। इसी तरह से यूरोप का इत्तेहादी भी है। और अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं, आपको पता है कि अब भारत के साथ अलाइंड है बिकॉज ऑफ चाइना। तो ये अब एक काफ़ी मुश्किल आई थिंक सूरत हाल है, खास करके अमेरिका के लिए, कि क्या वो इस सारे मामले के ऊपर कनाडा का साथ देगा या फिर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए वो इग्नोर करेगा और उस तरीके से मामलात को नहीं देखेगा जिस तरह से कनाडा चाहता है। क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले को पब्लिक करने से पहले ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, फ्रांस के सदर मैक्रोन और उसके साथ जो UK के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उनके साथ भी बात की है। और इसलिए आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। ऑल्दो जो भारत के कमेंटेटर्स हैं, जो भारत के सहाफ़ी हैं, वो एक लिहाज से इसको डाउन प्ले कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी भारत तो अब दुनिया की उभरती हुई ताकत है, कनाडा इज अ इनसिग्निफिकेंट कंट्री। जो मेरे ख्याल में आई थिंक ये थोड़ा सा इल्यूजन भी है जो भारतीय कमेंटेटर्स हैं। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट और इसकी काफ़ी आई थिंक इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं भारत के लिए। आपने इम्प्लीकेशंस की बात की सर, यहाँ से शुरू करते हैं। ये इम्प्लीकेशंस क्या मुतवक्के हो सकती हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि भारत या उनके कमेंटेटर जो हैं वो अब अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझते हैं, क्योंकि अभी G समिट हुई है, वहाँ G20 की समिट भी हुई है। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने बहुत बड़ा मुआहदा किया है, मिडल ईस्ट के साथ किया है, यूरोप के साथ किया, अमेरिकन के साथ किया। सो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो तो बहुत बढ़ गया होगा। तो क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं आपका ख्याल है मुतवक्के तौर पर? या कुछ दिनों का यहाँ पे चलेगा, कुछ शोज़ होंगे, एक दूसरे के सफारत खार जो हैं उनको एक्सपेल किया जाएगा और कुछ अरसे बाद को नया इशू, नई बातें,
या आपको लगता है कि दिस टाइम इट्स अ वेरी सीरियस इशू? आई थिंक दो तरह की इम्प्लीकेशंस है। एक, अगर बायलैटरल ताल्लुकात की अगर बात करें, ऑलरेडी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, उसके जो मुज़ाकरात होने थे वो कनाडा की तरफ से उनको मंसूख कर दिया गया था। इवन इस खबर के आने से पहले जो उनकी वज़ीर तिजारत थी कनाडा की, उन्होंने दौरा करना था भारत का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। एक सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन ये है। दूसरा, आई थिंक हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं तो कनाडा उनकी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। भारत के अंदर भी नौजवान तबका पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए हर बंदा कनाडा जाना चाहता है। एक उसकी डेफिनेटली ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये उनकी इम्प्लीकेशन है। फिर जो लार्जर इम्प्लीकेशन है, देखें, भारत अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है और वो कहता है कि वो लिबरल वैल्यूज पे बिलीव करते हैं। और ये जो अब उन्होंने उन पर इल्जाम आयद हुआ है कि कनाडा की सरजमीन के ऊपर कनाडा के एक शहरी को भारतीय खुफिया एजेंसी ने मारा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको इतना लाइट लिया जाएगा और इससे भारत की इमेज को डेफिनेटली एक नुकसान पहुंचा है। और ऑलरेडी आई थिंक जो बाहर के मुबस्सरीन ये बात करना शुरू हो गए हैं कि दो के जो मगरिब है फॉर द टाइम बीइंग, जो भारत के अंदर एक जो हिंदुत्वा की पॉलिसी है और जो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग है या एग्रेसिव पॉलिसी है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये चीज उन्हें हॉन्ट करेगी आगे चल के। और आप ये बात याद रखें कि कनाडा के अंदर एक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है जो सिख एथनिसिटी के लोग हैं। यूके उधर भी वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे लगता है कि आइंदा ये एक और जो इम्प्लीकेशन है कि ये जो ओवरसीज डायस्पोरा है, खास करके सिख कम्युनिटी है, वो दे कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडियंस। हाँ, इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट अभी आई थिंक जो बाकी जो दुनिया के इंटरेस्ट है मगरब के, अमेरिका के, शायद इमीडिएटली उस तरीके से बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस ना हो, बट आई थिंक बिहाइंड द सीन ये इस मामले को इतना आसान नहीं लिया जाएगा। क्योंकि आज अगर कनाडा के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी ने ये काम किया है तो कल यूके में भी कर सकते हैं, कल अमेरिका में भी हो सकता है। और आपको तो पता है ना कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर वहां पर जो भी उनका शहरी हो, पाकिस्तान और भारत तो नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वहां पे देयर आर सीरियस इश्यूज एंड क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। तो इसी वजह से जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाके ये बाकायदा बयान दिया। और इवन के जो उनके ऑपोजिशन के लीडर हैं कनाडा के, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया और सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये हमारी सॉवरेंटी पे हमला है और इस पर कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, जो मेरा सवाल भी मैं ये करना चाह रहा था लेकिन आपने उसका कुछ जवाब दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा जब ये दुनिया के इंटरेस्ट आते होते हैं वो किसी भी मुल्क के हवाले से, फिर इस तरह के इंडिविजुअल्स के मर्डर जो होते हैं वो मैटर नहीं करते होते, बल्कि उनके इंडिविजुअल्स के मर्डर को भी एक बार्गेनिंग चिप या लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उस मुल्क के खिलाफ कुछ अपने बेनिफिट्स या अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब ये मोदी साहब उसके चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और वहाँ पे अगेन आपको याद होगा वो कम्युनल वायलेंस हुआ था, तो उसके बाद अमेरिकन ने उनके वीज़े या उनके एंट्री पे बैन कर दिया था। लेकिन सेम हमने देखा कुछ अर्से बाद वंस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वहीं पे वाइट हाउस में उनको बिठा के उनको रिसेप्शन भी दी गई, इज़्ज़त भी दी गई। तो वो तो मुल्कों के वो इंटरेस्ट जैसे आप कह रहे थे वो तो बदलते रहते हैं। सो ये भी एक इंडिविजुअल एक्ट समझा जाएगा कि चलें, आपकी बात ठीक है कि वहाँ यूरोपियन ममालिक इनको बड़ा सीरियस लेते हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट तो आपके डोमिनेट करते हैं ना कहीं पे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये जरूर हो सकता है कि देखें, जैसे व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया कि उन्होंने कंसर्न शो किया है और वो कनाडा के साथ इस मामले में उनके साथ मौजूद है। और इनफैक्ट वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ये एक रिपोर्ट आई थी कि ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं, बुनियादी तौर पर एक 5 आईज अगर आप देखें उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, ये इन 5 ममालिक हैं जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो आपस में कोऑपरेट करती हैं, यानी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। तो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते थे कि इन 5 मुल्कों की तरफ से ये जो हरदीप सिंह है इनके ऊपर एक बाकायदा तौर पर ज्वाइंट स्टेटमेंट आना चाहिए। जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें शायद उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि G20 समिट हो रहा था। अगर उससे पहले इस तरह का बयान आता तो अमेरिका और जो बाकी उनके ममालिक थे भारत को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो ये एक डेफिनेटली कंसिडरेशन जरूर होगी। लेकिन आई थिंक इन कमिंग ईयर्स और मंथ्स एक चीज जरूर है कि इंडिया नो डाउट उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, ग्रो कर रहा है एज एन इकोनॉमी, बट उसके साथ उनके एलिमेंट ऑफ एरोगेंस आ रही है ना। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अब वो अपने आप को वो इसराइल समझ बैठे हैं कि जिस तरह मुसाद आपको पता है कि इज नोन फॉर कैरिंग आउट सच हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस, लेकिन उसको वो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि
कोई डेफिनेटली एविडेंस मौजूद है कनाडा के जो हुकूमत है, क्योंकि ये भी इतलात आई है कि ये पब्लिक करने से पहले कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, वो भारत आए थे। उन्होंने भारत के साथ एविडेंस शेयर करके कन्फ्रंट किया उनको, लेकिन जब भारत की तरफ से कोई अच्छा जवाब नहीं मिला तो तब मजबूरन उनको ये चीज फिर पब्लिक करना एंड पड़ी। इज दैट तो ट्रू overall- कामरान साहब कि ये G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें भी जस्टिन ट्रूडो ने ये मामला टेकअप किया पीएम मोदी के साथ एंड ही डिड नॉट गेट अ वेरी गुड रिस्पांस? एग्जैक्टली और वो तो जस्टिन ट्रूडो ने खुद भी बताया अपने जो पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया कि उन्होंने G20 समिट के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म से ये मामला बिल्कुल इन नो अनसर्टन टर्म्स उनसे डायरेक्टली इस मामले के ऊपर बात की। और जो सिफारती हलके भी हैं वो यही समझ रहे हैं कि ये आप समझ सकते हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने मजबूरन इसको पब्लिक किया है, क्योंकि उन्होंने पहले कोशिश की कि जो भारत की खुफिया एजेंसियां या भारत की हुकूमत है अगर उनसे कोऑपरेट करती है उन जो किलर्स तक पहुंचने में, तो फिर शायद वो पब्लिक ना करते। लेकिन जब उसकी तरफ से ताब नहीं किया गया और उनको एक लिहाज से इवन जब भारत भी वो आए थे, लोग ये कहते हैं उनको रिडिक्यूल किया गया। और इवन अब तो लोग ये भी एक सस्पेशन रेज कर रहे हैं क्योंकि उनको 3 दिन रुकना पड़ा था कि उनके जहाज में फनी खराबी पैदा हो गई थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसमें भी भारतीय हुकूमत का कोई हाथ था, उनको जान के तंग करने के लिए उन्होंने ये किया। तो जो असल आई थिंक जो इशू है भारत के लिए, नो डाउट कि अगर वो ग्रो कर भी रहा है एज एन इकोनॉमी, लेकिन वो जो एलिमेंट ऑफ उनके एरोगेंस आ रहा है कि जी अब किसी भी रियासत को या इस तरह की कनाडा या इस तरह की जो रियासतें हैं वो अपने खाते में नहीं गिनेंगे और जो मर्जी वो इल्जाम लगाते रहें। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये मिस कैलकुलेशन होगी ऑन पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि आप एक चीज देखें कि जब से ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया है, पूरी दुनिया में 24 घंटों में अगर आप देख लें, छोटा बड़ा जितने भी अखबारात हों या टीवी चैनल्स हों, उसमें ये लीडिंग खबर है। और ये भारत के इमेज के लिए आई डोंट थिंक सो इट्स रियली गुड स्टोरी टू गो विद। अच्छा, अभी वो मुर्तज़ा अली शाह साहब हैं, वो लंदन में आपको पता है जियो के जंग न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बड़ी अच्छी खबरें वहाँ से ब्रेक करते रहते। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं कि जो इनकी इंडियन की वो है, इनकी एजेंसी जो है रॉ, उसके साबिक चीफ का उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो हिट है ना वो प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था, और उन्हें जो नेशनल उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वहाँ पे अजीत डोवल साहब हैं, तो उन्होंने उनको ये असाइन किया था कि क्या आप ये हिट जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो सो एग्जीक्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू जो उनके ट्वीट से सामने आ रही है, और क्योंकि वो लंदन में बैठा, आपको पता है लंदन पाकिस्तान में तो जो जिसका दिल चाहे वो ट्वीट कर देता हो, तो लंदन में बैठा हुआ बंदा जो है वो साफ ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें देख कर करता है जब तक उसके पास प्रॉपर एविडेंस या चीज़ें ना हों। और अगर मुर्तज़ा जो है इज़ क्वाइट रीजनेबल एंड वेरी उसके रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, सो ट्वीट उनकी तरफ से जो आ रहा है तो वो तो ये कह रहे हैं कि रा का नाम लेके लिखा है, उनके रा के साबिक चीफ का, कि ये उनकी तरफ से किया गया है और उनको बकायदा टारगेट दिया गया था। सर मेरे ख्याल में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप देखें जो एक्सपेल किया है, लोग तो वो कह रहे हैं ना कि डिप्लोमेट तो ज़ाहिर अंडरकवर जॉब होती है। वो कनाडा में रॉ के स्टेशन चीफ थे, पवन कुमार राय उनका नाम है, वहाँ पर स्टेशन चीफ थे कनाडा के, और उनको रॉ के, तो उनको एक्सपेल करने का मतलब ये है कि उनको वो इम्प्लीकेट कर रहे हैं इस मर्डर में। और ये कोई हैरान कौन इसलिए भी नहीं होगा, अगर आप देखें पैटर्न गुज़श्ता 3-4 माह के अंदर आप देखें, ये तीसरी हाई प्रोफाइल असैसिनेशन है एक ऐसे सिख लीडर की जो खालिस्तान को आज़ाद या खालिस्तान को बतौर मुल्क जो है बनाने के हक में है। इससे पहले यूके में इसी तरह के एक सिख लीडर, उनका बड़ा मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में इंतकाल हुआ और कहा जाता है कि शायद उनको जहर दिया गया था। फिर इसी साल मई में लाहौर में एक जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट के कोई एक्टिविस्ट थे, उनको मर्डर किया गया। और तो इससे नजर ये आता है कि अंडर अजीत डोवल और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एक मैं कह रहा था कि इसराइल स्टाइल जो है ना, एक इन्होंने वो तरीका अपनाया है कि जो भी भारत के एनिमीज हैं या उनकी मुखालफत करते हैं, उनको इवन फॉरेन सॉइल के ऊपर जाके इलिमिनेट उन्होंने करना शुरू किया है। तो क्या ये बच पाएंगे इस तरह से करने से? आजकल के दौर में उसकी कोई इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी। देखें पाकिस्तान में हुआ या किसी और जगह हुआ, वो तो चलें शायद हमारा इतना कद काट नहीं है, हमारी कोई बात सुनता भी नहीं है, लेकिन कनाडा के अंदर इस तरह का वाकया होना, आई थिंक देयर विल बी प्रॉब्लम्स। और डेफिनेटली गिवन द फैक्ट कि आपने मुर्तज़ा अली शाह की वो बात की थी। हाँ, इससे पहले हम देखते थे इंडियन फिल्में बनती थी कि वो घर में घुस के जाकर मारने वाली, पाकिस्तान के हवाले से भी 2-4
2-4 फिल्में बनी थी, आपको याद होगा। खुद इंडियन लीडरशिप भी अपने पार्लियामेंट में कहती होती थी घुस के मारेंगे, और बाज़ दफ़ा वो आया भी सही। हमने देखा कि जो उस वक्त ये पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे के साथ वो फ़ज़ाई थोड़ी सी जंग हुई थी, तो ये तो उनके जहन में पहले से था कि अब पहले पाकिस्तान टारगेट पे था, जैसे आपने कहा कि घुसकर मारने वाली तो बड़ी पॉपुलर सा उनका स्टांस था। इंडियन इस बात पे कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, अगर उनको पाकिस्तान खुद कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर हम खुद जाके कर सकते हैं। अमेरिकन स्टाइल जो था कि अमेरिकन अगर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन OBL का, तो हम क्यों नहीं कर सकते? या अमेरिकन अफगानिस्तान में जाके कर सकते हैं, इराक में, लिबिया में, या अगर इस तरह के ओवर्ट और कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं तो इंडियन कहते थे हम क्यों नहीं कर सकते? वो आप वाली बात के नाउ दे थिंक कि वी आर आल्सो बिग पावर, पूरी दुनिया को हमारी ज़रूरत है, उन्हें बिजनेस चाहिए हमसे, हमारे पास 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास है, वी हैव द बिजनेस, सो एवरीबॉडी हैज़ टू कम एंड डील विद अस। सो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका बनता है कि जनाब कि हम इस वक्त सुपर पावर भी हैं, हमारी इकॉनमी भी बूम पे है, इसमें IT में भी हम बहुत आगे जा रहे हैं। $150 अरब से तो सिर्फ IT के $600 अरब उनके रिजर्व पड़े हैं। चाइना के साथ दुश्मनी के बावजूद भी उनकी ट्रेड जो है वो ठीक चल रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके घर पे जाके डील उनको साइन कर रहा है, इवन सऊदी किंग जो है वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो उनका बनता तो है, थोड़ा सा प्रोफाइल तो बना है इसका इंडिया का सर, ये तो हकीकत है, फैक्ट है। जी बिल्कुल। और उसी ये जो कॉन्फिडेंस कह लें, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से वो ये समझते हैं कि इस तरह के वो ऑपरेशंस करके दे कैन गेट अवे विद इट। लेकिन आई थिंक थोड़ा जल्दी कर रहे हैं वो। आई थिंक आप उसको अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी बिल्कुल एक हेजेमनी रही है, और वो जिस तरीके से करते रहे, इनका अगर ख्याल है कि वो अमेरिका की तरह अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि किसी और मुल्क में जाके उन्होंने काम तो किया, उन्होंने हिट तो किया ना कनाडा जैसे मुल्क में जाके। चलो ये आ वाली बात, हमारे जैसे इधर उधर वाले तो चले, नोबडी टेक्स एनी नोटिस कि वो मारा गया, उधर कर दिया, घुस है, चले गए, फिल्म बना ली, कोई 2-4 बंदे भेज दिए, जो भी होता रहता है, फेयर अनफ। हमारी वो आ वाली बात कि हमारी उसमें वो क्या उसमें अपनी बात करें। लेकिन कनाडा जैसे एक बड़े मुल्क, अमेरिका के बगल में, मतलब अमेरिका के एक तरह का अमेरिका की वो होगी, सहेल होगी ना, दोनों की देखें तो उनके दरमियान तो कन्फेडरेशन टाइप उनका चलता रहता है। उनके जो अगेन उनके शहरी हैं आते जाते वहाँ पे, उनके तो वीज़े के उस तरह के इश्यूज़ नहीं है। सो कनाडा पे अटैक का मतलब तो यही है कि आप तकरीबन उनके करीब पहुँचे हुए हैं अमेरिकन के सर, आप उनके घर तक पहुँचे हैं। फिर ये तो उनको फिर उनको क्या करना चाहिए कि उन्होंने अपनी उन्होंने प्रोएस या उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाई है कि हम यहाँ से कनाडा जो 24 घंटे का ट्रैवल है, हम वहाँ भी जाके प्लान कर सकते हैं, मुखालफिन को या इस तरह के लोग जो हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। एटलीस्ट दे हैव शोन इट टू द वर्ल्ड सर। बिल्कुल, आई थिंक शो किया। जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या दे कैन गेट अवे विद द इम्प्लीकेशंस, रिपरकशंस हैं, ये आई थिंक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है। और आई थिंक कनाडा की तरफ से बाकायदा तौर पर ये इल्जाम आयद करना रॉ के खिलाफ तो इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए। या तो अगर वो इस सोफिस्टिकेशन के साथ ऑपरेशन कैरी आउट करते कि उसमें कोई एलिमेंट होता प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का। यहाँ पर लगता यही है कि कनाडा के पास इस तरह के डेफिनेटली उनके पास एविडेंस हैं जिसकी बुनियाद पर वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तो देखना सिर्फ ये है कि भारत अपने आप को जरूर एक उभरती हुई ताकत समझ रहा है, और वो ये समझता है कि अमेरिका की तरह उसके पास भी लाइसेंस है कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर किसी और मुल्क जाके किसी को कत्ल भी कर दे वो फर्क नहीं पड़ता। देखना ये है कि क्या वाकई उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये आई थिंक इट्स। आप समझते हैं ये मामला जो है UNO तक जाएगा? क्योंकि जिस तरह का वो बिल्डअप कर रहे हैं कैनेडियन कर रहे हैं, और आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपियन पार्टनर से मशवरा किया होगा इतनी बड़ी बात कहने से पहले। दे माइट हैव शोन देम द एविडेंसेस, उन्होंने भी देखे होंगे, कन्विंस हुए होंगे ऑस्ट्रेलियन, तो उन्होंने बयान जारी किया या दीगर लोग कह रहे हैं। डू यू थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी के हमेशा इंडियंस हमें कहते थे जनाब के पाकिस्तान स्टेट जो है ये स्टेट ये अगेन तो ये नॉन स्टेट एक्टर को स्पॉन्सर करते हैं, हम पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगते थे कि इनको टेररिस्ट जो है, आपको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारे ऊपर बड़े प्रेशर थे, आपको याद होगा, तो उस वक्त भी ये कुछ होता था। तो अभी आपको लगता है कि कोई इसके बाद कनेडियन जो हैं वो आगे भी जा सकते हैं, UNO को जाके वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवाएं या फर्दर एविडेंसेस जो हैं प्लेस करें वहाँ पर? आई थिंक मेरा ख्याल में ऑलरेडी जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये अनाउंस कर चुकी हैं कि आज से जो UN जनरल असेंबली सेशन का आगाज हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले को वो डेफिनेटली साइड लाइन्स के ऊपर भी और अदरवाइज भी ये टेकअप करेंगी। और कनाडा हुकूमत बिल्कुल इस इशू को बिल्कुल लाइट नहीं लेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि देखें वो कनाडा के एक शहरी थे, और ये पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो नहीं है कि यहाँ पर किसी को परवाह नहीं है। तो वहाँ पर तो जो हुकूमतें होती हैं दे आर अकाउंटेबल, और उस लिहाज से इस चीज़ को बिल्कुल लाइट नहीं लिया जाता, क्योंकि आज अगर वो इस चीज़ को कंडोन कर देंगे तो कल तो फिर कोई भी वहाँ पे हुकूमत आके कोई भी आके
उनके किसी शहरी को मार देगा और दे कैन गेट अवे विद इट। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस चीज को ऐसे लाइट जाने देंगे। आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट फोरम है उस पर वो टेकअप करेंगे। इवन कुछ कमेंटेटर्स तो कह रहे हैं कि शायद यू नेवर नो दैट दे टेक इट अप एंड दे टुक इट टू इवन टेक इट टू इंटरनेशनल कोर्ट पे भी ले जा सकते हैं अगर चीजें डिप्लोमेटिक लेवल पर इनके दरमियान सॉर्ट आउट ना हुई। उनकी क्या डिमांड होगी वैसे भाई कनेडियन की? क्या वो रा चीफ जो हैं, जो वहाँ पे स्टेशन मैनेजर थे या रा चीफ, क्या चाहेंगे कि इनका ट्रायल होना चाहिए, इनको हैंड ओवर होना चाहिए कनाडा के? व्हाट शुड बी डन? अगर मतलब उनका क्या जहन में होगी कि अगर आई थिंक जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाद में कोई इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने एक बात की वजाहत की है कि उनके इस बयान का मकसद हरगिज ये नहीं था कि वो भारत को प्रोवोक करना चाहते हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि जो भी उनके पास अभी तक शवायद आए हैं वो भारत से ताउन चाहते हैं। भारत से ताउन चाहते हैं कि उनके साथ कोऑपरेट किया जाए कि अगर इस मर्डर के ताने बाने भारत में जाके मिलते हैं तो जो भी लोग हैं उसमें मुलव्विस हों तो फिर उनको प्रोसिक्यूट करने के हवाले से उनकी मदद करें। लेकिन अगर ये सैंक्शन किया है इस मर्डर को खुद भारतीय रियासत में तो ऑब्वियसली भारत क्यों कोऑपरेट करेगा? भारत तो यही इंसिस्ट करेगा कि जी इनका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है और ये बिल्कुल एक जैसे उन्होंने कहा है कि ये मज़ाक़ खेज जो बयान है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और बड़े मजे की बात है कि ये वैसे भारत के अपने ऊपर भी राइज होती है। वो कहते हैं क्योंकि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं तो ही इज यूजिंग इट फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि उनको सिखों का वोट चाहिए और इस वजह से इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। हालांकि यही बात जब आप भारत के बारे में कहें कि कैसे वो अकलियतों के मामले को या हिंदुत्व के कार्ड को खेलते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो वो उस पर फिर वो नहीं मानते। बट इस केस के अंदर वो कह रहे हैं देखें जी ये तो क्योंकि वो अपना उनका इंटरेस्ट है डोमेस्टिक, उन्होंने वोट चाहिए सिखों के, उनके तादी भी हैं, एलाइज भी हैं, इसलिए ये सारा मामला उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो कनाडा एट बेस्ट यही चाहता है कि भारत उनके साथ कोऑपरेट करे, बट क्योंकि उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि भारत की एज अ स्टेट इसमें मुलव्विस है तो आपको पता है कि यू डोंट एक्सपेक्ट एनी कोऑपरेशन फ्रॉम देयर साइड। अच्छा कामरान, आप रिपरकशंस की बात करें, एक तो एक्सटर्नल रिपरकशंस है ना, लेकिन आप अगर इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, जिस तरह से आपने अभी कहा कि सिख कम्युनिटी इंडिया के बाद कनाडा इज़ द सेकंड कंट्री जहां पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और ये जो तहरीक है खालिस्तान ये भी एक तरह से बहुत भारत उसे खौफजदा दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, आपको लगता है कि ये तहरीक भी एक ट्रबल बन जाएगी फॉर इंडिया टू हैंडल? मेरा ख्याल है कि इससे और एक नया इम्पेटस मिलेगा उनकी तहरीक को। इनफैक्ट जब से ये हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर हुआ था उसके बाद ये फर्दर इसमें तेजी आई है। इनफैक्ट जब G20 की साइड लाइन के ऊपर जस्टिन ट्रूडो और मोदी की मुलाकात हो रही थी, सेम उसी दिन जो ब्रिटिश कोलंबिया जिस सूबे में ये मर्डर हुआ वहां पर वो खालिस्तान के हवाले से सिख रेफरेंडम करवा रहे थे। और अगर आप रिसेंटली इमेजेस देखें इवन के वहां पर जो इंडियन शहरी हैं और जो खालिस्तान के लोग हैं वो इवन आमने सामने थे, खालिस्तान वाले अपने झंडे लेके और इंडिया वाले अपने झंडे लेके। तो इसका मतलब है कि दोनों इंडियन हैं, लेकिन वहां पर ये पोलराइजेशन भी हो रही है, एक तकसीम भी है। तो देयर इज नो डाउट कि इस एपिसोड के बाद फर्दर जो है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है अमंग द सिख कम्युनिटी इंक्रीज होगा, ना सिर्फ कनाडा के अंदर, यूके के अंदर एंड इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कामरान, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, थैंक यू जी। कामरान यूसुफ हमारे साथ यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार, आसिफ खोसा को मुल्क की माशी तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया, और नून लीग इस नए बयानिए के साथ अब सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अगर बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो उन्होंने नून लीग पर बड़ा इल्जाम लगा दिया और लेवल प्लेइंग फील्ड का दोबारा से मुतालबा कर दिया है। ये तमाम इशूज़ हैं जो अगले सेगमेंट में टेकअप करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, थोड़ी सियासी सूरत हाल की बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ, उन्होंने बड़ी कोई स्टेटमेंट्स दी हैं एग्रेसिव किस्म की। उसमें एक एंगल ये है कि उन्होंने सारा मुद्दा जो है पाकिस्तान की माशी तबाही का वो डाला है 4 लोगों पर, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार, आसिफ खोसा शामिल हैं। इन नामों में चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं नजर आया। ये क्या कोई खास वजह है कि उन्होंने उनका नाम स्किप किया और ये नया बयानिया है जो वो लेकर पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए जी, मुझे तो
हमेशा सियासतदानों की जो सियासत है इसने हमेशा इम्प्रेस की है। हालांकि नवाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि वो बिल्कुल ये पार्टियों के अंदर कई दफा बंदा आइसोलेट भी हो जाता है अपनी पार्टी के अंदर और इनकैपेसिटेट भी हो जाता है, और जिस तरीके से उनकी सियासत जो है उसको उनकी मर्जी से या मर्जी के बगैर बारह उनके बयानी के बिल्कुल मुख्तलिफ इस्तेमाल हुई तो उनकी सियासत खर्च हो गई। और बयानी ये था कि एस्टेब्लिशमेंट का टाउट होना। अब ये बात नवाज शरीफ एक तकरीर की थी उन्होंने 20 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में, ताओ के मेन चैनल्स में ही दिखाई जा सकती थी। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि मेरा झगड़ा इमरान खान साहब से नहीं है, एग्जैक्टली उनके कोट अनकोट वर्ड्स। उन्होंने कहा मेरा जो झगड़ा है या मेरी जो शिकायत है वो है मेरे बाजवा साहब से और जनरल फैज़ हमीद साहब आपसे है। ये रऊफ कासिम साहब को अच्छी तरह तकरीर याद होगी जी सर, जिसका इमरान खान साहब ने अगले दिन को 2-3 दिन बाद कन्वेंशन सेंटर में बड़ा वेहेमेंटली जवाब दिया था कि आपकी ये जुर्रत कि आप जनरल बाजवा का नाम लो। उसमें इमरान खान साहब बोले थे कि अकबर नाम लेते हो खुदा के जमाने में। उनका एक कन्वेंशन सेंटर में हो रहा था प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ जनरल बाजवा जैसे डेमोक्रेट का नाम लेता। हमारा ये इंपॉर्टेंट ये है कि नवाज शरीफ ने तब भी ये बात की थी, तो आज जब उन्होंने बात की है तो ये उसको दोहरा रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ की सियासत में जान पड़ जाएगी, क्योंकि ये आप देखें कि मुझे तो यूं लगता है कि जैसे ये एस्टेब्लिशमेंट भी इन द लाइन ऑफ फायर आ जाएगी इनडायरेक्टली, फॉर फेक दूर की कौड़ी। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जैसे ये बयान मैंने उनका आज सुना है, मेरे ख्याल ये आज ही बयान आया ना, ये कल आया था? ये आज का बयान है जो आज की खबरों में सामने आया है। जी आज की खबरों में सामने आया क्योंकि आज ये डिस्कस हुआ हमें वो उधर। तो ये मेरा ख्याल उसी का जो आज का जो है जो बयान है, तो ये उन्होंने भांपते हुए अपने 21 अक्टूबर को जो पाकिस्तान होम कमिंग है या आमद है उसमें जान डाल दी है। सर न्याय साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कंपैरिजन है, आपकी राय से मैं इनते एहतराम के साथ थोड़ा सा डिफर करते हुए सर, खान साहब का जो बयानिया था वो लाइक इट और नॉट वी में क्रिटिसाइज इट, हम उससे डिफर करते हैं, बहुत सारे लोग करते होंगे, बहुत सारे हामी भी होंगे। उनको जो भी बयानिया रहा है पहले था, अगर जब जनरल बाजवा साहब थे, जब उनको हटाया गया था अप्रैल उसमें 2022 में, तो वो सर्विंग उस वक्त की ये एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ था, वो जनरल बाजवा साहब का नाम लेते होते थे, सर्विंग थे। इसके बाद हमने देखा वो जेल में भी गए, उससे पहले भी तो जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है सर्विंग थे, इनका भी नाम लेके तनकीद करते थे। आप समझते नहीं है कि एक उसमें सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव बनाना, और एक वो लोग जो रिटायर होकर चले गए हैं, वो चाहे जजेस हों चाहे जर्नल्स हों, तो वो बात रह नहीं जाती लोगों के लिए, इतना उसमें मिसाला नहीं होता जितना सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब आप कोई स्टैंड लेते हैं, टेक ऑन करते हैं। डू यू थिंक इट विल क्लिक, या लोग कहेंगे छोड़ें यार, बाजवा साहब तो वही हैं जिनको वोट डाले थे, फैज साहब को नाम हाँ जी थे चले गए हैं, जजेस थे चले गए, तो असल पता तो उस वक्त चलता होता है कि जो सर्विंग लोग हैं उनको हिट करके दिखाएं तो पता चले। वो खान साहब तो मजीद पॉपुलर होंगे, वो कहेंगे देखें जिन्होंने सर्विंग लोगों को टेक ऑन किया था, ये तो रिटायर्ड लोगों के पीछे भाग रहे हैं, वो तो चले गए। आप साहब बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात किया, मैं आपसे आपने डिफर किए नहीं किया, बल्कि मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपने नई बात की है और मैं आपसे एग्री करता हूँ। अब इससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि वो खान साहब उसका नवाशी का बयानिया जो है, जब मेरी बात देखेंगे उसको थोड़ा सा दोबारा मैं रिविजिट करता हूँ बात को, ताकि मैं ज्यादा अच्छे बेहतर चीजें बता सकूं। मैं और आप ही के पराये में अब जो बात आपने की इसकी तायीद करते हुए आगे इसकी बात करता हूँ कि मेरा मतलब ये नहीं कि वो आके इमरान खान साहब जितना बयानिया, जिस तरह इमरान खान साहब का बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, या उन्होंने सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा एक मकाम पैदा किया है, नवाज शरीफ का बयानिया वो मकाम फौरन पैदा कर लेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के पास कुछ नहीं था बेचने को, पहली बात। और आप आप कह रहे हैं जी कि उसकी कोई शायद सिफर औकात, मैं कहता हूं नहीं हो सकता 2 छटाक हो जाए जी, 2 टन ना हो लेकिन कुछ हो जाए। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मत भूलें कि बाजवा साहब के 5.5 साल जो हैं, अगर वो बर्बादी किया है तो इमरान खान साहब को उसकी जिम्मेदारी लेना होगी। ये जो आजकल ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो एक ये
जो एक पॉलिटिकल जो नैरेटिव का जो हनीमून चल रहा है, इसके अंदर हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन ये जब ये नैरेटिव चैलेंज होगा, और बाजवा साहब को जिस दिन, ये भी पाकिस्तान की तारीख का क़यामत खेज दिन होगा कि आर्मी चीफ को ट्रायल पर रख दिया गया, अगर नवाज शरीफ ने ये दबाव बढ़ा दिया एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनके पास दो रास्ते होंगे। या तो वो मुशर्रफ साहब की तरह राहील शरीफ के वक्त में उसको सपोर्ट करें, जैसे राहील शरीफ ने मुशर्रफ के नाम के लिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 2014 में कादरी साहब से उनसे धरना करवाया था, इमरान खान साहब से जी। या फिर वो जो है बाजवा को भी उसी गैलो पे लाए जिस गैलो पे नवाज शरीफ कहेगा कि इमरान और बाजवा, अभी उन्होंने नहीं इंक्लूड किया इमरान को, लेकिन इमरान को वो, क्योंकि अभी वो नहीं चाहते कि सियासी तौर पे पॉलिटिकल पार्टी को इनके साथ अलाइन किया जाए। लेकिन ये नवाज शरीफ ने मुझे तो हकीकत है कि मेरे कानों में म्यूजिक है, हालांकि अब मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि उसका इम्पैक्ट वो पंच नहीं है, वो होना भी नहीं है, क्योंकि हम इमरान खान साहब का बहुत बड़ा पंच देख चुके हैं। लेकिन इसको आप देखेंगे कि ये आएगा, आर्मी चीफ अगर ट्रायल पे आ गया और अगर ना आया तो नवाज शरीफ का बयानिया ऑटोमेटिकली उस पर आ जाएगा। फिर दूसरी बात ये, इमरान खान भी न्यू आर्मी चीफ को उस तरह आड़े हाथों नहीं ले रहे। बाजवा के वक्त में उनको ये पता चल गया था कि बाजवा के वक्त में उनको फायद हमीद के थ्रू बाजवा उनको जिंदा रख के शहबाज शरीफ हुकूमत पे प्रेशर दे के अपनी एक्सटेंशन चाहता था, और वो इनको बाय डिफॉल्ट एक वो स्पेस मिल गई कि जिसमें आर्मी चीफ की वो कपड़े भी उतार रहे थे, उसकी धज्जियां भी उड़ा रहे थे और सियासत भी कर रहे थे। नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, लेकिन बाजवा को इतनी पूरी एक्सटेंशन चाहिए थी और वो ये चाहता था। और फैज हमीद साहब जो थे उनके बिहाफ पे एक्टिव थे, सारी चीजें भी आपके सामने आएंगी। लेकिन सर हमने देखा दोस्त अरशद शरीफ के मर्डर का भी केस सामने आएगा, इमरान खान साहब को गोलियां लगने का केस आएगा। ऐसी ऐसी खौफनाक स्टोरी होंगी कि आपकी सियासत का जो लैंडस्केप है वो तब्दील हो जाएगा जब ये नए फैक्ट्स रिवील होंगे, जिसमें इमरान खान साहब तो शायद मजलूम ही निकले, लेकिन ये लोग जो है ना, इनके जराइम 5-7 साल में बहुत बड़े इवेंट से पाकिस्तानी कौम के। अच्छा सर, एक और थोड़ा सा देखते हैं, आपने बात की है कि वो आएंगे और जो वो खुद कह रहे हैं कि मैं जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब इन पे वो तनकीद करूंगा। एक चीज हमने हिस्टोरिकली तौर पर सफर कर रहा था, अभी इस्लामाबाद से पहुंचो तो मैंने ये आप किया और मेरे जियो के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा, तो मुझे नहीं पता कि ये खबर एग्जैक्टली किस तरह आई है। अच्छा, बहरहाल उन्होंने यही कहा जिनको अपना नैरेटिव जो बनाया कि 3 साबिक चीफ जस्टिस और 2 आर्मी चीफ और वो हो गए साबिक DGI ISI हो गए, वो जनरल फैज साहब, इन्हीं के उन्होंने कहा है कि इन्हीं से हिसाब किताब होगा। सो उन्हें उन 4-5 को टारगेट करेंगे, अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे। मैं थोड़ा सा और पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे, आपने बात उस तरफ की है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा सिविलियंस के हवाले से कुछ और रवैया रहा है। फेयर इनफ, आपस में जो भी करें, फांसियाँ लग जाएँ, सजाएँ हो जाएँ, कत्ल हो जाएँ, जला वतन हो जाएँ, उस पर एक डिफरेंट व्यू होता है। लेकिन जितना भी इस्टेब्लिशमेंट का आपस में उनके इख्तलाफात हों, आर्मी चीफ से हों, DG से हों, वट वो तीसरे थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करते कि आप हैं और हमारे आर्मी चीफ पे या हमारे DG साहब पे उन पे बात करें, पब्लिकली उनको थ्रेट करें, पब्लिकली उनको प्रोसिक्यूट करने की बात करें, जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं पे अनरेस्ट नहीं होगा एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इन द लोअर रैंक्स इवन, चलो नॉट एट द टॉप रैंक्स, कि देखें जी जनाब के नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको हम वापस ला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, बहुत सारे केसेस ख़त्म हुए, जनरल बाजवा साहब के साथ भी डील की थी, वोट डाला तो उसके अगेंस्ट उनको वो अगर रिहाई भी मिली थी, अब उन्हीं पर बातें भी कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं पे फाइल एंड रैंक्स में थोड़ा सा रिएक्शन आएगा कि जनाब अली अपनी उस पर टॉप लीडरशिप जो है दबाव में आएगी कि आप वहाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो जो ये रोज़ाना जलसे जुलूसों में हमारी जो कमांडर्स थे माजी के, उनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं और हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, रिटर्न टू द पावर, ये दबाव आएगा नहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा पे सर? देखिए जी, बड़ी बात आप फिर हेर फेर वही कर रहे हैं जो भी मैंने कर रहा हूँ सर। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ एक नया काम हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान इसमें पहली दफा हुआ है कि बाजवा ने कमाल होशियारी से विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए, कहता है कि रनिंग में द हाउंड एंड हंटिंग विद द हेयर, उन्होंने इमरान खान साहब को एक खास पर्पज से जिंदा रखा है। उन्होंने सियासी हुकूमत को इमरान खान साहब को हाथ नहीं लगाने दिया, उन्होंने परवेज इलाही को इमरान खान साहब को शामिल कराया, उन्होंने जैसे बंदियाल से जो हमारा मतलब एक परसेप्शन है, ऑप्टिक्स है, अल्लाह जानता मतलब कि जजेस ऐसा फैसला नहीं करते, उन्होंने पंजाब हुकूमत बहाल को ही परवेज इलाही साहब की और बेईमाना तरीके से बहाल गई, क्योंकि उसके अंदर कई चीजें हुई जिसके अंदर जो है जिसको कहें एनक्रोचमेंट हुई।
अब उसके अंदर जब इन्होंने बहाल कराया और सारा ही काम चला तो 6-7 महीने वो जो था वो आखिर में आके इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल उन्होंने अपने इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया। जब लॉन्ग मार्च चलाया उन्होंने तो एक ये ऐसा वाक्य है कि जिससे इंस्टीट्यूशन अंडरमाइन हुआ, फौज के अंदर फॉल्ट लाइन पैदा हुई रैंक्स में। इमरान खान साहब को फैज अमीर साहब ने कन्विंस किया और कन्विंस नहीं किया, सब्सटेंटिवली उनको कन्विंस किया कि ये देखो ये वो सपोर्ट जो फौज के अंदर आपके लिए मौजूद है जिसका मैं प्रीवी हूं और ये विटनेस है। अब ये वो काम है कि जो इमरान खान साहब के, नवाज शरीफ साहब के पोलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं कमिट हुए, 6 क्राइम कमिट हुए हैं आसिम मुनीर के खिलाफ और पूरे फौज के स्ट्रक्चर को हिलाने के बाद, और फिर 9 मई के अंदर फौज को ये पता अंदर से बातें, और आप ज्यादा उनके करीब हैं, उनको ये पता है कि जो 9 मई का वाक़या है ये उसी का एक फॉलो आउट है जो इमरान खान साहब ने कैंपेन चलाई थी एक आर्मी के खिलाफ और फिर आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, उनको वीक किया था। और जो मैं एक फिक्रा और ऐड कर दूं कि इस तनाजुर में हमेशा मैंने कहा जी कि 8 मई को जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की तारीख के कमजोर तरीन COAS थे और 12 मई को पाकिस्तान की या 13 मई को पाकिस्तान की तारीख के मजबूत तरीन COAS है कि किसी COAS ने 5-6 लेफ्टिनेंट जनरल हजम नहीं किए। एक आज होता है कि बाजवा साहब रिजवान को खा गए, मुशर्रफ साहब TP को खा गए, कुमार आया थे, एक आज अपने बिलाल को खा गए। ये जो है ना इन्होंने 9 मई ने उनको वाक़या किया, इन्होंने ना सिर्फ फौज के अंदर पहली दफा वो किया उसको पर्च किया, बल्कि अब मेरा ख्याल यह है कि अब ये जो आपने बात की उसकी क्वेश्चन को समअप करते हुए कि अब नवाज शरीफ साहब को हो सकता है वो आपकी बात सही हो और वो अपने इंस्टीट्यूशन को बचाएं, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन में बाजवा को बचाने के लिए फिर उनको हिम्मत चाहिए होगी कि बाजवा ने इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन किया। मेरे ख्याल ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मेरे ख्याल ब्रेक लेनी है, एक थोड़ी सी कुछ 2-3 सवाल ब्रेक नहीं लेनी थी, चलिए ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। और फिर एक सवाल है जो मैं करना चाह रही हूँ फिजुल्लाह न्याई साहब, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो जरा न्याई साहब हमारे साथ ही रहिएगा सर। जी ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। न्याई साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी पॉइंट जो मैं बात करना चाह रही थी कि उन्होंने सिर्फ ये अपने इस बयानिए की बात नहीं की कि कौन जिम्मेदार है, उन्होंने बेसिकली एक माशी नैरेटिव अपना फ्रेम करने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने पास्ट की एग्जांपल दी है कि हमने बहुत मार के मारे, और अगर मैं जैसे उन्होंने 90 की एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि मैं 1990 में जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त की जो मेरी माशी पॉलिसी थी उसको इंडिया ने कॉपी किया और आज वो जो चांद पे पहुंच गया। फिर अलॉन्ग साइड उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल 104 पे मैंने डॉलर को मुस्तहकम रखा, अब जो है वो डॉलर का ये हाल हुआ है। एंड एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि हमने कुर्बानी दी और हमने ये डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया, नहीं तो आज 1000 रुपए का लीटर पेट्रोल होता। तो उनकी ये स्टेटमेंट जस्टिफाई कर सकेंगी? क्लास साहब आप भी अगर इसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया दें। वो न्याय साहब करेंगे, जी सबसे सवाल नहीं क्लास साहब कमेंट दे दें, फिर मैं उसको नहीं सर आप कमेंट दें, वो तो पता नहीं क्यों मेरा आगे आपसे पूछ रहे हैं सर। अच्छा, उसमें देखें ना, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का ये खाली ये कहना, और ये वो ज़ाहिर है कि मुस्लिम नून के सारे लीडर भी कह रहे हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचाया और डिफॉल्ट पे इमरान खान ने पहुंचाया, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन बाज़ जगह आपकी जो हकायक होते हैं, आपकी जो हकीकतें होती हैं, आपके जो सच्चाई होती है वो ऑफ कलर हो जाती है, वो इर्रेलेवेंट हो जाती है। और जैसे काज साहब ने शुरू में कमेंट दिया था कि इमरान खान साहब के जिस मजबूत नैरेटिव में नवाज शरीफ साहब क्या को मार्का मार लेंगे और फिर इस तरीके से कि वो पास के जो रिटायर्ड लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, तो उसका मतलब लबे लबाब तकरीबन मैं उसका यही लिया है कि नवाज शरीफ के नैरेटिव में जान नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह तो कोई जान नहीं पड़ती, चाहे वो कितनी सच्चाइयां बयान करती रहें, क्योंकि लोग इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। वैसे भी मैं जिस अकीदे और फिक्र का आदमी हूँ, मैं हमेशा समझता हूँ कि ये जो इकोनॉमी है ये कभी किसी लीडर की सियासत को अंडरमाइन नहीं करती। अगर करती तो ताजा तरीन मिसाल यह है कि इमरान खान साहब से आज तक किसी ने उसकी इकोनॉमी का हिसाब ले लिया होता, या जो काफ लीग थी या परवेज इलाही साहब की थी, जब शानदार गवर्नमेंट थी, या शौकत अजीज के इतनी प्रोस्पेरिटी लाए थे और पब्लिक प्रॉपर्टीज और हर चीज के रेट बढ़ गए थे, चीजें सस्ती हो गई थी, तो उनको जो है अब लोग 2008 के इलेक्शन में उनको 7वें साल बिठा देते।
मेरे पास की पूरी एक डिटेल है, पूरी एक मैं आपसे एग्री checklist करता है। हूं नियाज़ साहब, आप ठीक कह रहे हैं यहाँ पे। मेरे अपना फिक्र है ये इसमें, तो ये लेकिन जब आपकी सियासत जमीन पोस हुई हो और आपकी ये उसके ऊपर ये इकॉनमी, महंगाई, फिर आपको 70-80 ऊपर जो है वो जिसको कहना चाहिए कि जूते ही पड़ते हैं। अच्छा सर, अब ये बताइएगा, एक और सिनारियो देखते हैं कि खान साहब अटक जेल में हैं सर, मियाँ साहब भी वापस आते हैं और गिरफ्तार होके या खुद को गिरफ्तार करा के ये भी अटक फोर्ट में जा बैठते हैं। वो अटक जेल में है या अटक फोर्ट में है, तो आपको लगता है उनकी पॉलिटिक्स रिवाइव हो सकती है? पाकिस्तान में मजलूमियत तो बड़ी बिकती है, यहाँ पे लोग बड़े आदमी को मुश्किल में देख के दाड़े मारना शुरू हो जाते हैं, हाय हो तो तबाही, ये बर्बादी हो जाती है। 3-4 महीने अगर मियाँ साहब लगा लें अटक फोर्ट में, तो आप समझते हैं रिवाइवल हो जाएगी कि लोगों की हमदर्दी, वोट बैंक फिर मिल जाएगा? देखें 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, बेचारा जेल में बैठा है। मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब को 4-5-6 दिन का राहदारी जो है ना बेल मिल जाएगी। अच्छा, फिर जी हाँ, वो आएंगे बेल में, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से मियाँ साहब को बेल डिनाई की गई थी शुरू में, और फिर जिस तरीके से फिर बेल दे दी गई मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, या आपको याद होगा इन बिटवीन 2 महीनों के लिए घर ले आए थे, याद है आपको? जी। तब भी कन्विंस कर रहे थे जी बाजवा साहब जो है ना, जो अंडर द टेबल ये सारी जो फोर्सेस काम कर रही थी, उनसे कोई बातें मनवा रहे थे कि किसी तरीके से चौधरी साहब को या फलां को पंजाब का अगर आप चीफ मिनिस्टर बना दे तो हम मुजदार साहब का तख्ता उलट दें। लेकिन वो इमरान खान, अपना नवाज शरीफ साहब की अपनी प्रायोरिटीज होती है, वो बड़ी सियासत के अंदर कुछ उनकी कन्विक्शंस हैं जिसकी किसी वजह की वजह से तो वो पीछे हट जाए, लेकिन ऐसे नहीं हटते। तो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि तो उनको मिल जाएगा राहदारी, रिमांड मिल जाएगा कोई ना कोई, और कोर्ट इसमें आसानी से दे देती है। ये तो अगर परवेज इलाही साहब वगैरह पे या इसको टारगेट विच हंटिंग ना हो रही होती तो ये अदालतों के अंदर ये बताइएगा कि खान साहब की क्या खबरें हैं? कोई आपके साहब जरे कज़न भी हैं, करीबी अजीज भी हैं, उनकी बहनें भी मिलने गई थी, लेटेस्ट क्या अब तक है? कोई आपने इंटरेस्ट शो की पता करने की, किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, नहीं गुजर रही, किताबें पढ़ रहे हैं, और क्या कोई आपके पास कोई लेटेस्ट है सर कि खान साहब के इस वक्त जेल के ये दिन कैसे गुजरे हैं? आपके तफसीर खूबसूरत होता है, सवाल उससे ज्यादा खूबसूरत। आप इस दरमियान में जो नुक्ता डाल देते हैं ना, अगले बंदे को बहुत आज़ादी मिल जाती है कि आपने इंटरेस्ट शो किया पता करने का। तो मैंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, आपने कोई लेकिन जाहिर है कि जब घर के अंदर बैठते हो तो कोई ना कोई बातें बच्चों से या उनसे बंदा सुन लेता है सर, और वो कोई ऐसी नई बात मुझे नहीं बताते जिसकी मुझे तो नहीं थी। मैं तो आपके मांगे दौल दंगे की चोट नहीं, आपको जानबूझ के नहीं बताया जाता या आप... नहीं, मुझे इन बात नहीं बता, जो बातें जो होती हैं, जो मैं जनरल डिस्कशन में होती है, मैं असल में मेरे अंदर एक तो वो जो होती है ना क्यूरियोसिटी है नहीं। अच्छा। मुझे कोई ज्यादा लगन नहीं होती बातों की, लेकिन क्योंकि मेरे अपने पास मेरी खास मखा दिमाग फिक्स होता है कि ये बात हो रही होगी। अच्छा। इमरान खान के बारे में मुझे एग्जैक्टली पता है कि जेल में वो कैसे गुजार रहे होंगे। वैसे क्या होगा तो आपका आपकी इमेजिनेशन क्या कहती है, कैसे गुजार रहे होंगे? लेकिन जो बातें मुझे पता भी चली हैं तो उसके मुताबिक ही हैं जो मैंने सोची है कि वो बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल पुरबाश है। उसके ऊपर ये जरूर प्रेशर हो रहा होगा कि जी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं या भागे फिर रहे हैं या एक क्योस की सिचुएशन है, उसके अंदर जरूर उसका दिमाग, हालांकि उनके पास कोई पता नहीं कितना वो सोच सकते हैं, लेकिन जरूर सोच रहे होंगे कि यार कोई रास्ता अगर निकले रिस्पेक्टेबल तो वो बताएंगे नहीं, लेकिन जेहन में जरूर इसके बारे में उसकी गुंजाइश में रखी होगी। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल बाइज्जत किसी को रास्ता नहीं देती, क्योंकि ताकत की अपनी एक थिंकिंग होती है, उसका ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस फर्क होता है, तो उन्होंने उसको महफूज रास्ता देना नहीं है। वो समझते हैं कि अगला बंदा बेइज्जत होकर, ह्यूमिलिएट होकर 2000 की तरह नवाज शरीफ साहब की तरह जाए, सोहरवर्दी की तरह पाकिस्तान से जलावतन हो, ऐसा कॉन्टेक्ट करके जाए कि वो बिल्कुल किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो। मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप अगर यकीन जानो कि मुंह पे कालक बिठा के भी सियासतदान को जलावतन कर देंगे ना, वो जब भी आएगा ना उसके अपने बंदे उसको गालियां दे रहे होंगे जैसे नवाज शरीफ साहब को दे रहे थे अपने बंदे, और इतना कोस रहे थे साहब 2000 में, आप तो इंग्लैंड में बैठे होंगे शायद, लेकिन इतना कोस रहे थे अपना बहुत करीबी साथी अजीज और कारब सारे। लेकिन 24 नवंबर को नवाज शरीफ जब आए 2007 को, तो दिसंबर 2021 तक मैं कहता हूं आपसे ही फ्रॉम द जो वेरी फर्स्ट वर्ड गो या लैंडिंग, जैसे वो जो रैली निकाल के तातो साहब में गए थे, से लेके दिसंबर 2021 तक
वो बेताज बादशाह रहे सियासत के, खसूसन पंजाब के अंदर। तो मैं कहता हूँ खान साहब को ये बंदा समझाए कि ये जो इज्जत बेइज्जती है भुट्टो साहब की तरह, वो भी एक मकबूलियत के जोम में और मकबूलियत अच्छा सर न्याज साहब, लास्ट उस पे हमारे पास प्रोग्राम का टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन वो पूछना मैं ज़रूर चाहता हूँ, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू आपके लिए भी है और आपके दोस्तों अजीज़ों के लिए भी है। वो हसन न्याजी साहब का कोई रब्ता हुआ आपका उनके साथ, कोई कंटेक्ट को एस्टेब्लिश हुआ इन तमाम दिनों में? लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कोई रब्ता नहीं, आपका नहीं है, आपकी वालदा साहबा का, उनकी वालदा साहबा का नहीं है, कोई मुलाकात, कोई वकील, कोई कुछ नहीं है। तो इस वक्त क्या स्टेटस है सर? साहब ये इंतहाई बदकिस्मती है और मुझे हकीकत है कि मैं सब कई जगह सोचता हूँ कि हमारी रियासत इतनी कमजोर है कि वो सच्चाई से, या एक जो चीज है जिसको कहना चाहिए कि हाई मॉरल ग्राउंड्स पे अपना केस भी नहीं लड़ सकती और उसको ओछे कंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं इस काम के लिए। मतलब इमरान खान साहब को डाउन करने के लिए जो उनका ये ख्याल है कि इसी केस होता है, क्योंकि अक्सर ये कहते थे जनरल टिक्का खान के बंगाली बड़ी टिमिड है, उनका ये ख्याल होता है कि लोगों को क्रश करके टेरर फैला के हम अपना मकसद हल करेंगे, माजी में तो नहीं कर सके। ये कोई धोमधामी से चीज हुआ आपका कोई आपका ना इन्होंने मिलने दिया आज तक, ना ये कोई पता चलाने देते हैं, ना कोई अदालत चल रही है। हाई कोर्ट ने बड़ी रूथलेसली इस केस को जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हाई कोर्ट के जज मुलतवी किया। किसका? जिसमें जो प्रेयर है कि वालिद को या वालदा को या उसकी बीवी को जो फैमिली को मिलने दिया जाए, और जिसको 102 ऑलरेडी आर्मी कोर्ट के जो बंदे हैं उनको मिलने दिया जा रहा है। देखिए क्या, मेरे तो यकीन आना कि मुझे तो इतनी तकलीफ होती है और इतनी बात है कि आपको अंदाजा नहीं कि आप एक पाकिस्तान का आइन जो है उसकी जो बेहुरमती कर रहे हैं और जो कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं, ताकत के जरिए आप कर सकते हैं। मैंने कहते इसमें कौन सा बड़ा इशू है? तो बड़ी मैं तकलीफ दे, हम सारी सूरत से गुजर रहे हैं और मुझे यकीन मानो कि इसके उनको नुकसान होंगे जितने बंदे थोड़ा सा इट्स बिट मतलब थोड़ा सा मुझे एहसास है कि मैं सवाल एक फिक्र ले ले। हकीकत ये है कि अगर इन लोगों को ये नाम छेड़े ना, ये जो यंगस्टर्स हैं, तो ये रेडिकल नहीं होंगे। वो क्या नाम था, मसूद जो नकीबुल्ला महसूद कराची में हुआ, 2 सीटों की पार्टी है, पीटीएम से संभाली नहीं जा रही। उसका रिएक्शन वजीरिस्तान में कितना बुरा हुआ कि आज तक संभाला नहीं जा रहा। ये कोई एक वाक्य, भुट्टी का एक वाक्य, किसी का एक वाक्य, हमने कब ये सबक सीखना है? शेख मुजीबुर रहमान का, भुट्टो साहब का, जुल्फकार बनी, कब सबक सीखेंगे कि ये वाक्य जो है आपके अंदर रेडिकलिज्म मजीद कौम को तकसीम कर रहा है। और मुझे तो ये ज़ाहिर है, मेरे तो घर का दुख है, मैं इसको जितने दवा दराऊं बंदा खुद गर्ज लगता है, लेकिन ये कौमी शान है इस मुल्क का कि ये जो युवा हाल कर रहे हैं आसान के सिलसिले में हमारे साथ, और या के कुछ आके और केसेज हैं कि जिनके लिए बंदा आई फील वेरी सॉरी फॉर दैम, कि जिसमें से इसलिए कि इमरान खान साहब को टेरराइज करना या उसके मानने वालों को टेरराइज करना, पता नहीं होते नहीं होते, आज तक वो फायदा मिला या नहीं मिला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।